प्रिय दोस्तों, आप लोग के समक्ष बीते दिन सृष्टि के संबंध में नानी नाती का संवाद को प्रस्तुत किया गया था, जिसको खंड खंड करके बताया गया था, जिसमें समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको एक साथ लगातार करने का आज प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों में से जो ज़्यादा इच्छुक आदमी होंगे सृष्टि के विषय में समझेंगे, तो पूरी तरह नहीं समझेंगे, पाठ पाठ कहने से पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए इसे एक साथ सिलसिलेवार कहने जा रहे हैं, कृपया ध्यान देंगे। नाती जो है पंडित से, मौलाना से और पादरी से प्रवचन सुना और अपने प्रोफेसर से भी सृष्टि के विषय में जानकारी हासिल किया, लेकिन प्रत्येक ने अलग अलग बताया, जिसके चलते अपने नानी को जाके ऊपर में पकड़ के पूछा और नानी उसको बोली कि अपने 4 साथियों को बुलाओ और सब हमारे सामने बैठो और मैं जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना यार, याद रखना, और भूलोगे तो अपने में पूछा पूछी होना, हमको तंग नहीं करना। तो इसी के संबंध में है कि कतेक पंडित से कथा सुन ली कतेक तकरीर, सत जाने ले गुरु से पूछली, कर ली बड़ी तदबीर, मुदा सत हमें नहीं समझे पाली माकल हमार तकदीर। सेले नानी गो नानी कह सच कहनी, कैसे कि धरती मनल कहाँ से आयली पानी, कैसे कैसे के गाछ वृक्ष सब, कैसे के दुनिया के प्राणी। तो नानी उसी में जवाब देती है, हमर बात सुनबे रे नाती, तो बोलाओ अपन 4 गो साथी और सब जन मिल के बैठा हमर पाती, और जे जे हम सुनेबो ओकरा जतन से धरबा अपन छाती। बनावा एगो चूल्हा के भट्ठी, ओकर में सुलगावा कोयला काठी, लोहक कटोरे सिल्वर धरार, सिल्वर कटोरे प्लास्टिक ताती, और प्लास्टिक कटोरे पानी ढरार, चलावा तनी चमड़ा के भाथी। जैसे जैसे बढ़तो आँच, सामने आवे लागतो सांच, सबसे शुरू पानी उड़त, तब तीनों एकाएँ कर पोड़त, और सब पोड़ी के हेता राख, और हवा झोंका में हेता साफ। इसमें नानी को जब नाती पकड़ लिया पैर और कहता है कि कतेक पंडित से कथा सुन ली कतेक तकरीर, सत जाने ले गुरु से पूछली, कर ली बड़ी तदबीर, मुदा सत हमें नहीं समझे पाली बाकल हमर तकदीर। से ले नानी गो नानी कह सच कहनी, कैसे कि धरती बनल कहाँ से आयली पानी, कैसे कैसे के गाछ वृक्ष सब, कैसे दुनिया के प्राणी। तो उसी में नानी बोलती है, हमर बात सुनबे रे नाती, तो बोला अपन 4 गो साथी और सब जन मिल के बैठा हमर पाती, और जे जे हम सुनेबो ओकरा जतन से धरबा अपन छाती। बनावा एगो चूल्हा के भट्ठी, ओकर में सुलगावा कोयला काठी, लोहक कटोरे सिल्वर धारा, और सिल्वर कटोरे प्लास्टिक थाती, और प्लास्टिक कटोरे पानी ढारा, चलवा तनी चमड़ा के भाथी। तो नानी को जब वो चारों से पूछा और अलग अलग बताए, तब नानी का पैर पकड़ करके नाती कहता है कि नानी आज बताओ कि धरती कैसे बनी, पानी कहाँ से आया, जीवधारियों का जन्म कैसे हुआ। इसी के क्रम में नानी जो है कही कि मैं जो बताऊंगी व्यवहारिक रूप में बताऊंगी, दिखा के बताऊंगी, इसलिए अपने 4 संगी साथियों को बोलो और हमारे बगल में बैठो, और जो जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना और याद रखना, और भूलोगे तो अपने 4 साथियों में पूछा पूछी होना, हमको तंग नहीं करना। तब क्या करो कि ब्याह शादी या चाय पीने में जो प्लास्टिक का गिलास पतला सा उपयोग में आता है, वैसा ही एक लोहे का बर्तन पतला सा जुगाड़ करो, और वैसा ही एक एल्युमिनियम का बर्तन जुगाड़ करो, और प्लास्टिक का जो बर्तन है सब तो रहेगा ही, और सबको लोहा बर्तन में एल्युमिनियम डालो, एल्युमिनियम के बर्तन के ऊपर प्लास्टिक डालो, प्लास्टिक में थोड़ा पानी डालो, और उसको चूल्हा जो बनाए हो उसमें चढ़ा दो, और कोयला काठी जलाओ, और उसके बाद चमड़ा के भाती चलाओ। तो जब जोरों से आग धधकने लगेगा ना, तो पहले गर्म हो जाएगा लोहा, तब एल्युमिनियम, तब प्लास्टिक, लास्ट में पानी, और जब पानी गर्म होगा तो उड़ जाएगा भाप बन के, और जब पानी
ख़त्म हो जाएगा प्लास्टिक के बर्तन से, तो प्लास्टिक को भी जल जाना है। और प्लास्टिक के जलने के बाद एल्युमिनियम जलेगा, और एल्युमिनियम जलने के बाद लोहा जलेगा, और लोहा जब जल जाएगा तो सब राख हो जाएंगे, और चूल्हा को हटा देंगे, और जोरों से आंधी और तूफान आएंगे तो वो भी उड़ के साफ हो जाएंगे। और ऐसा प्रयोग करके देखा तो एकदम सही में आया। तब नाती लोग से पूछती है, नानी बतावा ये सब कहाँ गेल, ककर से कर लेला मेल, एकरा खोजा ई धरती में, आकाश में खोजा ग्रह प्रति में, मन से पुचार ध्यान से, शास्त्र से पुचार विज्ञान से। तो बच्चा लोग तो जान नहीं पाया, चुपचाप रह गया। तब नानी बोलती है कि सब हवा में चल गया रे। हवा का करामत देखो, छोटा सा गैस घट में हवा रहता है तो उससे आदमी खाना भी बना लेता है और लाइट भी जला लेता है। गैस के थ्रू में होल्डिंग भी होता है। और इतने नहीं, लोहा, एक मोटा सा लोहा दिया जाए और हथौड़ी या छेनी दिया जाए तो भी वो जल्दी नहीं कटेगा, लेकिन गैस कटर से आसानी से कट जाता है। यह तो व्यवहारिक चीज़ है। इसके अलावे झारखंड राज्य पथरीला ज़मीन पर है, और जहाँ कहीं हम लोग कुआं कोड़ते हैं और पत्थर निकलता है तो उसको कोड़ने के लिए कुदाल, गैंता, सबल, घाना, घुटा सब नाकाम हो जाता है और कुआं नहीं बन पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, और ब्लास्टिंग करने के बाद भी कुआं तैयारी करने में कभी 6 महीना लग जाता है, कभी साल भर भी लग जाता है। लेकिन ठीक उसी जगह चापाकल जब हम लोग कोड़ते हैं तो चापाकल कैसे खोदा जाता है? हवा के प्रेशर से। तो हवा में इतना ताकत है कि हम लोग लाइट भी जला लेते हैं, होल्डिंग भी करते हैं, लोहा को काट लेते हैं। इसके अलावे हम लोग कुआं भी कोड़ लेते हैं। आए दिन चक्रवात के चलते उड़ीसा एक मरतबे आधा उड़ीसा भर गया था। हाल फिलहाल बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात के चलते बहुत हानि उठानी पड़ी लोगों को। इस तरह से हवा में इतना ताकत है, तो हवा कितनी है इसके विषय में जानो। तो नानी बोलती है कि भूगोल कहे धरती में 3 जल और 1 थल है, विज्ञान के फार्मूला कहे H2O के माने जल है, अणु परमाणु फास्फोरस पेट्रोलियम, कोयला काठी रगड़न है ताप, हाइड्रोजन के गुण के पूछो यह जलता है अपने आप, ऑक्सीजन के गुण को देखो यह जलने में देता है साथ, तब तनी मन में सोचो ब्रह्मांड में कितना होगा ताप, घूमते होंगे कितने मंडलो चक्रवात, घूमते घूमते कितने दिनों पर बन गए पानी के भाप, जिससे ब्रह्मांड का ताप घट गया अपने आप, बने ग्रह नक्षत्र और धरती घूमने का काम आज सब करती है। तो इसमें नानी यही कही कि जिस धरती में हम लोग रहते हैं उसमें 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है, और जल का फार्मूला है 2 भाग हाइड्रोजन गैस और 1 भाग ऑक्सीजन गैस। और इस धरती में पेट्रोलियम से लेकर के अणु परमाणु फास्फोरस वगैरह सब मिलते हैं। और जहाँ हाइड्रोजन 2 भाग है, हाइड्रोजन का गुण है खुद जलना और ऑक्सीजन का गुण है जलने में मदद करना। तो पानी में 2 भाग हाइड्रोजन जो जल रहा था और ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद कर रहा था। तो बताओ कितनी गर्मी होगी। इसके साथ पेट्रोलियम भी जलता होगा, कोयला भी जलता होगा, तो इस सब एक साथ जलने के क्रिया करते होंगे तो अथाह गर्मी होगी, सूरज से कम गर्मी नहीं होगी। तो अब बताइए, थोड़ा सा गर्मी में पानी उड़ गया, हवा के साथ मिल गया, थोड़ा सा गर्मी में प्लास्टिक जल गया, कोयला काठी जल गए, उसके अलावा आपका एल्युमिनियम जल गया, लोहा जल गया, सब हवा में मिल गए। तो जब भयंकर गर्मी इतनी ज़्यादा होगी तो ब्रह्मांड में कोई ऐसा ठोस पदार्थ नहीं होगा, सब गैसीय रूप में होगा और बहुत अथाह गर्मी होगी, तो अब सूरज जैसा। तो अब बताइए कि हम और आप देखते क्या हैं कि जाड़े के दिन में बवंडर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा गर्मी जब आ जाता है तो बवंडर का घूमना शुरू हो जाता है। तो बवंडर जब घूमता है तो गर्मी आने पर ही, तो अब सोचिए कि थोड़ा सा गर्मी में बवंडर क्या यह मात्रा, और बवंडर अपने साथ धूल कण से लेकर के पत्तियां से लेकर कपड़े लत्ते जो भी मिलते हैं उड़ाते हुए और घूमते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तब थोड़ी सी गर्मी बवंडर के यह करामत, तो जब भयंकर गर्मी होगी तो ये इस ब्रह्मांड में कितने बवंडर होंगे उसका कोई गिनती नहीं किया है। लेकिन यह सोचने की बात है कि जितने तारे, जितने नक्षत्र
उतने बवंडर होंगे और बवंडर बहुत दिनों तक घूमते रहे होंगे और घूमने की क्रिया बहुत दिनों तक चली होगी। उस समय कोई था ही नहीं तो बताएगा क्या। तो घूमते 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 बहुत दिन तक घूमते रहा। हाइड्रोजन जलता था और ऑक्सीजन जलने में मदद करता था। पूरा ब्रह्मांड में चक्रवात के रूप में जितने नक्षत्र, तारे, पृथ्वी, चांद वगैरह जो थे, ब्रह्मांड में चक्रवात जैसा घूम ही रहे थे और घूमने की क्रिया बहुतों दिनों तक लागू रहा। तो इसी क्रम में जिस तरह हम लोग देखते हैं कि बरसात के दिन में ओलावृष्टि नहीं होता है और बरसात छोड़ करके जब कभी ठंडा या गर्मी के दिन में ओलावृष्टि होता है, जिसको हम लोग तुषारपात भी कहते हैं, पखल पानी बरसना भी कहते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि आधा किलो, 1 पाव, 100 ग्राम के पत्थर गिरते हैं या ओला गिरता है या तुषारपात होता है। लेकिन अब सोचिए कि सावन, भादो या जुलाई, अगस्त में इतना पानी बरसता है कि मड़ुआ, लोटनी या सरसों इतना बड़ा आकार का पत्थर नहीं गिरता, यानी तुषारपात कभी होता ही नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि किसी भी चीज़ को बनने के लिए उस वस्तु की आवश्यक मात्रा और तापमान, आवश्यक तापमान का जब संयोग होगा तभी कोई चीज़ बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। उदाहरण के लिए प्रकृति में जिस शीशे का उपयोग हम लोग करते हैं वह शीशा प्रकृति में नहीं मिलता है, लेकिन इस शीशे को बनाने के लिए जिन सामानों की आवश्यक मात्रा को मिलाई जाती है और आवश्यक तापमान का संयोग होता है तभी शीशा का निर्माण होता है। तो ठीक इसी तरह पूरा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जलता था, ऑक्सीजन जलने में मदद करता था और इससे भयंकर गर्मी थी। और यही हाइड्रोजन के जलने की क्रिया और ऑक्सीजन को जलाने में मदद करने की क्रिया ब्रह्मांड में बहुत दिन तक होते रहा। और एक दिन ऐसा टेम्परेचर आया कि हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग का मिलन हुआ और पानी का जो बनने का जो तापक्रम है उतना में जब आ गया तो पानी का निर्माण हो गया भाप के रूप में। और भाप के रूप में जब निर्माण हुआ तो भाप के संसर्ग में कोई भी पदार्थ जाता है तो ठंडा होता है या नहीं, उसको ठंडा हो ही जाना है। तो ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में जो है जितने नक्षत्र, तारे वगैरह जो हैं, जो पानी के भाप के संसर्ग में आए वो ठंडा होते गए और ठंडा होते होते पहले वाष्प में आए, तब उसके तरल में आए, उसके बाद ठोस में आए और घूमने की प्रक्रिया अभी सबों के साथ लागू है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि कोई भी पदार्थ गत्यात्मक स्थिति या स्थिर अवस्था में तब तक रह सकता है जब तक उसमें बाह्य बल आरोपित ना हो। तो ठंडा होना या गर्म होना कोई बाह्य बल नहीं है। इसलिए जिस समय बावंडर के रूप में घूम रहे थे, गर्मी, अथाह गर्मी थी, उसी समय नक्षत्र, तारे, इस सब की जो गति थी वह गति ठंडा होने के बाद आज भी है। पृथ्वी की गति वही है, चंद्रमा की गति वही है, नक्षत्र की गति वही है, सभी तारों का गति वही है और सब घूमते ही रहे हैं। और घूमने के क्रम में सब अभी वर्तमान में भी एकदम जारी हैं। अब रह गई बात, तो इसी तरह धरती भी घूम रही थी और घूमते घूमते जब पानी के संसर्ग में आई तो ठंडा होते गई और ठंडा होते के साथ आज के हालत में आ गई। तो आज के हालत में आ गई तो इसके बाद यहाँ जीवों एवं जीवधारियों का जन्म हुआ। तो इस तरह से यहाँ तक नानी और नाती के समाज में कहाँ से यह कैसे की धरती बनल, कहाँ से आया पानी, इस सब का यहाँ देखा सुना उदाहरण मिल गया। अब यहाँ है जीवधारियों का जन्म के विषय में और वनस्पतियों के जन्म के विषय में।
तो नानी आगे बोलती है कि धरती धीरे धीरे ठंडा भेल, जन्मे लगला करते कमीबार सेल, जिंदगी चलावे और वंश बढ़ावे शुरू कर देला सब खेल, जे जैसन काम करल से तैसन रूप धरल, से ले कहियो हवा और ताप, लागे सबके मायार बाप, एकर छोड़ के यार न दूजा करे चाही एकरे पूजा। तो इसमें यही है कि जब धरती अन्य ग्रहों की तरह नक्षत्रों की तरह घूम रही थी और घूमते घूमते बहुत दिनों तक घूमी, पानी के संसर्ग में आई तो धीरे धीरे ये ठंडा होने लगी और आज की हालत में आ गई। तो आज हम लोग देखते क्या हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय पर्वत 3 जगह बर्फ जमे हुए हैं। तो बर्फ कब जमता है भाई? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर होता है तभी बर्फ जमता है, अन्यथा नहीं जमेगा। तो जहाँ अभी बर्फ है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय पर्वत, तो जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है वहाँ पहले 1 डिग्री होगा। उस समय हम लोग यहाँ हैं, उस समय का यहाँ का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा। तो इसी तरह 0 डिग्री जहाँ है वहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उस समय हम लोग जहाँ यहाँ रहते हैं तो धूप काल में यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो उसमें और जोड़ दीजिए वहाँ 37 डिग्री, तो 50 और 37 87 डिग्री। तो मनुष्य का टेम्परेचर जब 37 डिग्री होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, उस समय हम लोग के यहाँ झारखंड में उसका टेम्परेचर होगा 87 डिग्री। तो इस समय कोई जीवधारी या प्राणी नहीं होगा। उस समय उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में ही मनुष्य का छोटा अंश अमीबा और सेल का जन्म हुआ होगा। और जिस तरह से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय पर्वत में 6 महीने तक बर्फ जमा रहता है, तो उतना टेम्परेचर मनुष्य का टेम्परेचर जो है, शारीरिक टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड उतना उस समय रहा होगा। और उसी समय मनुष्य का छोटा अंश अमीबा और सेल का जन्म हुआ और उसका धीरे धीरे उसका विकास होते गया और होते होते मनुष्य का ही रूप आया। तो नानी जब यह बात बताती है तो नाती बोलता है, नानी तोर बात कैसे मानी, तनी दिखाई दे तब हम जानी। तो नानी उदाहरण में बोलती है, जोगाड़ करेगो पखल के नाद, बरसात के पानी तो ओकर में छांद छोड़ दे 15-20 दिन और सरल पानी में कीड़ा चिन्ह। नानी उदाहरण देती है कि बरसात के दिनों में पत्थल के नाद में या किसी गड्ढा में पानी जब जमा रहता है तो 15 दिनों के अंदर में उसमें कोमा आकार का कीड़ा स्वतः जन्म ले लेता है, लेकिन जाड़े के दिन में नहीं। जिस तरह से हम लोग आलू की खेती करते हैं तो गर्मी के दिन में नहीं होती है, वह ठंडे के दिन में होती है। दुनिया के हर क्षेत्र में हर वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। जहाँ जिस तरह का वातावरण मिलता है वनस्पति के अनुकूल, वहीं उस चीज़ का जन्म होता है और उसका विकास होता है। तो इस क्रम में नानी वनस्पति के विषय में भी उदाहरण देती है कि बीच टाइम में को कुइया कोड़ पाट के 3-4 बच्छर छोड़, हुआ जन्म तो कुइया घास तब तोरा लागतो विश्वास। कहने का मतलब है कि अपने घर के बगल में, आंगन में, पिछवाड़े में, खेत में, बारी में कुआं कोड़ते हैं, पाट के पानी निकाल करके पाट कर उसको छोड़ देते हैं, तो 3-4 बरसों के बाद उसमें पानी एक घास, कुएं का घास का जन्म स्वतः हो जाता है। चाहे उस घास को हम झारखंड में कुआं कोड़ कर देख लें, अमेरिका में देखें, रूस में देखें, चीन में देखें, जापान में देखें, जहाँ भी देखें, कुआं कोड़ करके पाट देने के बाद और पानी निकलने पर हर जगह उस घास का जन्म कुएं में हो ही जाता है। तो इससे साबित हो जाता है कि अभी भी जीवधारियों का जन्म बरसात के दिन में नाद में हो, चाहे कुआं में वो घास का जन्म हो, स्वतः हो जाता है वातावरण के अनुकूल होने पर। तो इस तरह से दुनिया के हर जीवों का जन्म इसी तरह से हुआ, मनुष्य का भी जन्म इसी तरह से हुआ। और प्रत्येक जीवधारी का टेम्परेचर जैसा जैसा है, शारीरिक टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर पर जब इस धरती आई होगी, उसी समय प्रत्येक जीवधारियों का छोटा अंश अमीबा और सेल का जन्म हुआ और उसका विकास क्रमिक रूप से होते गया और यह रूप आ गया। तो उसी में नानी का कहना यह है कि प्रत्येक जीव एक तरह क्यों नहीं हुए। तो उसी के उदाहरण में वो कहती है कि एक माँ बाप का 4 बेटे और चारों बेटों को माँ बाप अलग अलग काम करवाते हैं तो उनका कार्य शैली भी अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए 4 बेटों में से 2 बेटा को 4 बेटों में से 2 बेटा को कहते हैं कि एक बेटा गोरखी जाओ और एक बेटा अच्छा विद्यालय पढ़ने के लिए जाओ। जो बेटा अच्छा विद्यालय पढ़ने के लिए जाएगा 15-20 वर्षों के अंतराल पर वह शिक्षित हो जाएगा।
24-25 वर्षों के बाद IAS अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। और जो बेटा गोरखी जाएगा 1 से 100 तक गिनने वाला उसका साथी नहीं होगा तो 1 से 100 तक वो गिन नहीं पाएगा। इससे क्या हुआ कि जो दिमाग से काम लिया दिमाग का विकास हुआ, और जो दिमाग से काम नहीं लिया दिमाग ज्यों का त्यों रह गया। इसके बाद 2 बेटों में से माँ बाप कहते हैं ये कि नित्य क्रिया करो, नहाओ धो, मन जितना मांगे उतना खाओ। और एक को कहेगा तुम कुश्ती, कसरत, जूडो, कराटे, उछल कूद करने के लिए जहाँ प्रैक्टिस पहलवान लोग करते हैं वहाँ जाओ। और एक ठो को बोलेगा कि अपना घर के चरदीवारी के अंदर आंगन में बैठ के रहो। और 25 वर्ष के बाद दोनों बेटा को कहेगा कि दौड़ो या वजन उठाओ या कुश्ती लड़ो, तो कौन इसमें सफल होगा? जो प्रैक्टिस करता है वही ना होगा। तो ठीक इससे क्या साबित होता है कि मनुष्य में जब 25 वर्ष के अंतराल पर जिस अंग से काम लिया जाता है उस अंग का स्वतः विकास हो जाता है। जो शरीर से काम लेता है शारीरिक विकास होता है, जो मन से काम लेता है, बुद्धि से काम लेता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। इसी तरह से दुनिया के हर जीव एक जैसा अपना बुद्धि और शरीर से काम नहीं लिए, जिस अंग से काम लिए उसका विकास हो गया। और सब जीव का अलग अलग टेम्परेचर है, और इसलिए प्रत्येक जीवधारी का अमीबा और सेल भी अलग अलग है। इस तरह से प्रत्येक जीवधारी का अलग अलग रंग, रूप और उनका आचार विचार सब कुछ बदल गया। इस तरह से साबित हो जाता है कि कैसे की धरती बनल, कहाँ से आयली, पानी कैसे कैसे के गाछ वृक्ष, सब कैसे दुनिया के प्राणी। तो नानी नाती का संवाद एकदम लगातार आप लोग के सामने रखा गया। इसको आप लोग सुने, बुझें और धर्म के प्रवक्ता लोगों से पूछें और ये कही गई बात से मिलान करें, तो आप पाएंगे कि यह तर्कसंगत सृष्टि का व्याख्या है। और जो बताएंगे धर्मशास्त्री लोग उनका कोई आधार नहीं है, वो दंत कथा है, कोई तार्किक बात उसमें समावेश नहीं है, और वो दंत कथा है, मनगढ़ंत है। इसलिए आप सभी श्रोता लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस सृष्टि के संबंध में ध्यान से इसको सुने और बुझें, और मन में जो एक धर्म से दूसरे धर्म वाला के प्रति एक तरह से समझिए दुर्भावना है कि हम ऊंचा हैं वो नीचा है, वो नीचा है हम ऊंचा हैं, इस तरह की भावना नहीं रहे। और हम सभी किसान वर्ग के आदमी एक हों और जाति और धर्मगत भावना से हम लोग ऊपर उठ के संगठन बनावें, और संगठन बना करके ही 80% हम किसानों का उन्नति होगी, आपस के सामाजिक बदलाव आ सकता है। यह कविता नान्यावती का संवाद का यह कविता इसीलिए बनाया गया है कि इस चीज़ को आप लोग सुने और दूसरे को सुनाएं, और आपस में जो धार्मिक मतभेद है उसको भूल करके हम मानव एक हैं, हम मानव मेरा धर्म है, मानवता हमारा व्यवहार है, इस तरह की बात लावें। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी श्रोता भाइयों से अपेक्षा के साथ मेरा यह अनुरोध है कि इसे अपने तो जाने ही दूसरों को भी जनाने का कष्ट करें। इसी के साथ आप सभी श्रोता भाइयों को मेरे ओर से जोहार।